श्याम मानव जी, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की काफी सराहना की है। अभी बीजेपी ने भी खुद का एक मैनिफेस्टो जारी किया है। तो क्या आपने उसका ठीक से अध्ययन किया? बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर आपके क्या मत है? मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात करते वक्त शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी पार्टी का ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कोई बहुत महत्व की चीज नहीं होती। एक जमाने में जब पत्रकार करके मैं बहुत एक्टिव था, इन दिनों में बहुत घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को सीरियसली पढ़ता था, उसका मूल्यांकन करता था, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता गवर्नमेंट की सरकार हो। और 5 सालों बाद ध्यान में आता था कि ये मैनिफेस्टो को कोई मतलब ही नहीं है, ना ही उस दिशा में वो सरकार चल पाई है। जो आश्वासन दिए उसमें से कुछ भी पूरी नहीं करती है। केवल उसमें से इस पार्टी की जो मैनिफेस्टो निकाल रही है उसकी विचारधारा क्या है, वो किस दिशा में चलना चाहती है, इतना ही उसमें से ध्यान में आता है। लेकिन अभी के मैनिफेस्टो को मैं क्यों महत्व दे रहा हूं? उसके दो कारण हैं। ये जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, इसके बारे में राहुल जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने इस घोषणा पत्र के बारे में कहा कि ये घोषणा पत्र हमने नहीं तैयार किया, ये घोषणा पत्र भारत के लोगों ने तैयार किया है। ये घोषणा पत्र तैयार होने के पहले वो लगातार भारत के लोगों से बात करते आए हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो सिविल सोसाइटी काम करती है, अलग अलग सार्वजनिक संस्थाएं काम करती है, एनजीओस काम करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने विस्तार से बातचीत की है, आम जनता के साथ में बातचीत की है। और उस इस सब इतनी लंबी बातचीत के दौरान जो चीजें उनके ध्यान में आई, उसमें से ये घोषणा पत्र बना है। ये भारतीय जनता की डिमांड है, भारतीय जनता की आवश्यकता है। केवल इसलिए भी मैं इस पर विश्वास नहीं रख रहा हूं। यानी बहुत अच्छी चीजें हमें पता चल सकती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन वो हम कर ही पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन राहुल जी इसके बारे में बहुत ही आग्रही है, कटिबद्ध है। उनका गए 5-6 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस की सरकारें जो बनी गए 2-3 सालों में, इवन राजस्थान की सरकार भी, जो आश्वासन इन लोगों ने दिए थे वो अमल में लाए हैं। यानी जिन चीजों की घोषणाएं की थी, लोगों को आश्वासन दिया था, वो आग्रह से अमल में लाया। ये विश्वसनीयता राहुल जी ने अपने आप के बारे में, कांग्रेस के सरकार के बारे में निर्माण की है। और पहले जैसी स्थिति थी कि कांग्रेस के कई नेताओं में से एक राहुल गांधी है, कई लोग उनकी बातें सुनते, कई लोग उनकी बातें सुनते नहीं है, वे स्थिति अभी रही नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को मैं इतना महत्व दे रहा हूं। अब रहा सवाल बीजेपी का घोषणा पत्र। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र को तो इससे ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सरकारों में है। और दूसरी बात, बीजेपी में मोदी जी जो कहते हैं वे करने का 100% अधिकार उनके पास में है। उनके पार्टी में उनके खिलाफ उनकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं। वो जो करना चाहते हैं उसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। उनको रोकने की हिम्मत केवल उनके मित्रों में है, और ये मित्र है इस देश के कॉरपोरेट्स और कैपिटलिस्ट। उनका नाम लेने की भी आज आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। इसलिए अगर मोदी जी कहते हैं और वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये विश्वास बचेगा तब ना। 2014 में विकास का नाम लेकर वो प्रधानमंत्री कर चुनकर आए, तब हमें 3 बड़े आश्वासन मिले थे। पहला आश्वासन था पूरे दुनिया से ब्लैक मनी वो इकट्ठा करेंगे, भारतीय लोगों का जो ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में है वो उसको कब्जे में लेंगे, भारत में है वो भी कब्जे में लेंगे। और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इतना ब्लैक मनी है पूरे दुनिया में हमारे भारतीय लोगों का कि वो कब्जे में लेने के बाद में हर भारतीय के जेब में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे और उनके बैंक खाते में वो डाले जाएंगे। अभी ये आश्वासन उन्होंने दिया। मुझे इस आश्वासन में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरे बैंक खाते में 15 लाख रुपए आए, ये कोई बहुत महत्व की बात मुझे नहीं लग रही थी। इसका मतलब मेरे पास बहुत पैसा है ऐसा नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा महत्व का मुझे दूसरा उनका आश्वासन लगा था, जो वो बार बार दोहरा रहे थे, कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में स्वामीनाथन आयोग लागू करूंगा, एमएसपी की गारंटी दूंगा और एमएसपी का कानून बनाऊंगा। ये भी उन्होंने कहा है।
और ये एमएसपी कैसा दूंगा? खेती उत्पादित हर चीज का जो उत्पादन मूल्य होगा प्लस 50% उसमें प्रॉफिट, यानी 1.5 गुना एमएसपी दूंगा। ये बहुत ही महत्व का इंपॉर्टेंट आश्वासन था, जिससे इस देश की 60% जनता कहां के कहां निकल जाती 10 सालों में। किसानों की आत्महत्या तो बहुत कम ही हो जाती, लेकिन कहां के कहां ये देश की अर्थव्यवस्था चली जाती। और उनके जिन लोगों ने उनको चुनकर लाया, वो मित्र उनको एक दिन में हकाल भी देते, क्योंकि इसके लिए उनको चुना नहीं था। इसके बारे में उनका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में वो एफिडेविट दायर करते हैं कि ये हम कर नहीं सकते, और उनके सेकंड इन कमांड शाह कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। इस देश की 60% जनता को जो आश्वासन दिया, एक क्रांतिकारक आश्वासन दिया, वो अगर चुनावी जुमला हो सकता है तो इस आदमी के जबान पर कैसी विश्वास रखी जाए। तीसरा उनका आश्वासन था इस देश के नौजवानों को, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराऊंगा। नौकरियों की ज्यादा रोजगार, ये शब्द ज्यादा उचित होगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार उपलब्ध करने चाहिए थे। इसके विपरीत इस देश में गए 10 सालों में 25 करोड़ लोग बेकार हो गए, बेरोजगार बने। जो सरकारी नौकरियां थी वे भी भर्ती नहीं की गई। जो लोग रिटायर्ड हुए वैसी के वैसी जगह खाली है। इतना ही नहीं, सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। नौकरियां केवल सरकारी क्षेत्र की खत्म नहीं की, प्राइवेट क्षेत्र की भी नौकरियां खत्म कर डाली। वहां भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी 100% असुरक्षितता, कोई आपके नौकरी की गारंटी नहीं। यानी जो लेबर कानून लागू थे इस देश में, वो पूरे के पूरे लेबर कानून डिफंग कर दिए। ये तीसरा आश्वासन भी सबसे बड़ा जुमला बना। जो आदमी बार बार झूठ बोलता है, बार बार झूठ आश्वासन देता है, उस आदमी पर कैसे विश्वास रखेगा? ये बीजेपी का घोषणा पत्र हो ही नहीं सकता है। अब की बार 400 पार किसके लिए बोला गया है? बीजेपी के लिए नहीं बोला गया है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, यानी सब कुछ मोदी है, यहां बीजेपी कुछ भी नहीं। तो जो आदमी बार बार झूठ बोलता है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये उसका नारा रहा है, केवल मन की बात करता है, लोगों की बात तो उनके समझ में नहीं आती है, ऐसे आदमी के घोषणा पत्र को कैसे महत्व दे? क्यों विश्वास रखे? आज भी चुनाव में वो भाषण देते वक्त किस बात की चर्चा करते हैं? ये भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मोदी की गारंटी है, इन सब लोगों को मैं जेल में भेजूंगा। ये बोलते वक्त हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा भी अंदर से उनका दिल कचोटता नहीं। अरे भाई, जिनको आपने भ्रष्ट कर कर जाहिर किया था, उनको आप बीजेपी में लेते हो, केवल बीजेपी में प्रवेश नहीं देते हो, उनको सत्ता स्थान देते हो। इधर महाराष्ट्र के शिंदे पर ईडी की कार्रवाई शुरू होती है, वो बीजेपी में अपने 40 एमएलए के साथ में शामिल होते हैं और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाला कहते हैं, एनसीपी ये नेशनली करप्ट पार्टी ऐसा कहते हैं, और 4-5 दिन बाद उन्हीं को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और नेशनली करप्ट पार्टी को अजीत पवार को पूरी तरह से सौंप देते हैं और वो पार्टी इनके साथ में पवित्र होती है। अशोक चौहान को आदर्श घोटाला में आदर्श घोटालेबाज कहते हैं। इतना ही नहीं तो ये केवल एजेंट है ऐसा कहते हैं, एजेंसी वाले एजेंट। और करप्ट आदमी को, जिसने सुरक्षा के साथ में करप्शन किया, ऐसा बोले
क्योंकि ये आदर्श नाम की जो बिल्डिंग बन रही थी, वो सैन्य अधिकारी के लिए बन रही थी और उसमें इन्होंने घोटाला किया है। इसलिए इन्होंने इस देश के सैनिकों के साथ में गद्दारी की है, देशद्रोह किया है। ऐसा आरोप जिस व्यक्ति पर किया, उसको अपने पार्टी में लेते हैं और तुरंत उनको राज्यसभा का एमपी बनाते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण छोड़ दीजिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण जो घोटाला उजागर हुआ, उसे हम कहते हैं इलेक्शन बॉन्ड का घोटाला। ये इलेक्शन के बॉन्ड के घोटाले में उन्होंने क्या क्या कृत्य किए हैं। जो भी संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई 6,000 करोड़ रुपए की, हालांकि 7,000 करोड़ रुपए, उनमें से कितना पैसा घोटालेबाजों से उन्होंने प्राप्त किया, इसके प्रमाण के प्रमाण है कि जिनको शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया, रेड्डी को, वो अरेस्ट होने के बाद में पहली बार 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदते हैं। जब तक वो अरेस्ट में रहते तब तक 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदते हैं और ये 60 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के अकाउंट में शामिल होने तक वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और उनको बाद में जमानत मिल जाती है और वो टूट जाते हैं। जिसको शराब घोटाले का किंगपिन कहा गया था, उस आदमी के 60 करोड़ इलेक्शन बॉन्ड में पैसे मिलने के बाद में वो उससे मुक्त हो जाता है, कम से कम जेल से बाहर आता है और दूसरे आदमियों को उसके स्टेटमेंट के आधार पर अड़काया जाता है, जिसमें आपके लीडर्स हैं। जिन दवाई कंपनियों ने घोटाले किए, जिनके दवाइयों में कमी थी, इस कारण लोगों का, पेशेंट्स का नुकसान हो रहा था, जिसके बारे में काफी कंप्लेंट्स थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। वो दवाई कंपनियां जैसे ही इलेक्शन बॉन्ड में पैसे देते हैं, तो ये सभी आरोपों से मुक्त हो जाते हैं, उनको पूरी छूट दी जाती है और वही गलत दवाइयां बेचने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है, वो मार्केट में बेचते हैं, उसमें से पैसे कमाते हैं। यानी लोगों के जीवन के साथ में, लोगों के जिंदगी के साथ में, खेलने वाले लोगों के साथ में ये हाथ मिलाते हैं, उनसे पैसे प्राप्त करते हैं। ये जो एक्सटॉर्शन मनी प्राप्त किया है ईडी के माध्यम से, ये तो सब उजागर हुआ ना, सप्रमाण उजागर हुआ, उसके प्रमाण उपलब्ध है। इतना ही नहीं तो इनके साथ में कोई भी प्रोजेक्ट सरकार की ओर से जिन्हें मिले, उन लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड में पैसे दिए तभी वो प्रोजेक्ट मिले। प्रोजेक्ट मिलने के बाद में उसमें का मुनाफा भी इलेक्शन बॉन्ड के जरिए इनको